देखिए, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी का एक दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन कम्युनिटीज। जितने भी जंतु होते हैं वो अपनी अधिकतम प्रजनन दर से प्रजनन करते हैं, तो उनकी जो सफलता है वो कहलाती है रिप्रोडक्टिव सक्सेस, प्रजनन सफलता। कि अपने प्रजनन काल में कितने नवजात शिशुओं को उन्होंने जन्म दिया, दिस इज नोन एज रिप्रोडक्टिव सक्सेस। ये डार्विन साहब ने भी कंसेप्ट बड़े अच्छे से विस्तार से समझाया था। रिप्रोडक्टिव सक्सेस होना जरूरी है किसी भी जीव के पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए। तो उसी के अंतर्गत ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास डिस्कस करने के लिए कि सभी जीवों के नर और मादा जंतु इस प्रकार के मेटिंग संबंध बनाते हैं ताकि उनके द्वारा दिए गए नवजातों की संख्या अधिकतम हो, मैक्सिमम हो। ये एक पॉइंट हुआ। अब वो अधिकतम नवजात देंगे तो उनमें से सारे तो जिंदा बचेंगे नहीं, कुछ की तो डेथ हो जाएगी और कुछ बच जाएंगे। तो जो बच जाएंगे वो उनकी जो अगली संतति है उसको जन्म देंगे। एक कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन हुई, पता लगा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी कि नवजात जिनको उन्होंने जन्म दिया उनकी संख्या पहले से ही कम है या दिए गए अंडों की संख्या पहले से ही कम है, तो उनमें से अगर कुछ एक नष्ट हो गए तो उनकी आने वाली पीढ़ियों की अस्तित्व पे संकट खड़ा हो सकता है। यह है रिप्रोडक्टिव सक्सेस कि कितने नवजात को जन्म दिया अपने पूरे रिप्रोडक्टिव काल में। तो कोई भी प्रजाति है जंतुओं की वो इसको मैक्सिमाइज करना चाहती है, अधिकतम करना चाहती है। तो दो मेट्स जो होते हैं, मेल और फीमेल, वो इस प्रकार की मेटिंग रिलेशनशिप बनाते हैं ताकि रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो होती है वो उनकी अधिकतम हो। अब यहां पर एक पॉइंट और है कि यदि दोनों सेक्सेस के लिए मेटिंग संबंध एक समान रिप्रोडक्टिव सक्सेस प्राप्त नहीं हो जाती। इस वाक्य का अर्थ यह हुआ कि मेल और फीमेल दोनों हमेशा तो बॉन्डिंग में रहते नहीं है, हमेशा, है ना। कुछ में हो सकता है बॉन्डिंग में रहे, कुछ में नहीं रहे। अगर मेल और फीमेल हमेशा बॉन्डिंग में नहीं रहते तो नेचुरल है उनके द्वारा दी गई अगली पीढ़ी उसके लिए अपन कुछ ज्यादा कह नहीं सकते हैं। तो दोनों सेक्सेस के लिए यानी कि मेल और फीमेल के लिए मेटिंग संबंध एक समान रिप्रोडक्टिव सक्सेस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जरूरी नहीं कि वो साथ रहें। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अब मेटिंग सिस्टम को पेयर बॉन्डिंग की समयावधि, ये उसका क्लासिफिकेशन है कि मेटिंग सिस्टम को अपन ने किस तरह से क्लासिफाई किया। तो एक तो ये कि पेयर बॉन्डिंग की समयावधि को कंसीडर किया कि कितने टाइम तक वो पेयर बना रहता है मेल और फीमेल का, और प्रत्येक सेक्स द्वारा यानी कि प्रत्येक मेल और फीमेल द्वारा आवश्यक मेट्स की संख्या क्या है, ये दूसरा क्राइटेरिया ले लिया। बॉन्डिंग की समय कितना है, एक साल है या आजीवन है या सीजनल है, जो भी है, और मेट्स की संख्या कि मेट्स एक मेल है कि दो फीमेल है, एक मेल है कि 5 फीमेल है, या एक फीमेल है तो 5 मेल है, सो ऑन। उस आधार पर इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मेटिंग ग्रुप्स को मोटे तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है मोनोगेमी, एक है पॉलीगेमी, एक है प्रोमिस्क्यूटी। तो इसको अपने को पढ़ना है। मोनोगेमी जो होते हैं उसके अंदर एक मेल और एक फीमेल। पॉलीगेमी में इधर सेक्स में 1 होता है, दूसरे सेक्स में मोर देन 1 होता है, और प्रोमिस्क्यूटी में कोई इस तरह की लिमिटेशन नहीं होती, है ना। तो इसी को अपने को आगे पढ़ना है। अब एक पॉइंट ये है कि ये फिशेज हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, वर्टिब्रेट्स के अंदर ये इस तरह के प्रॉपर्टीज की जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा नहीं हुई है। ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं इसको विस्तार से अध्ययन किया गया है 2 वर्टिब्रेट ग्रुप में, एक है बर्ड्स और दूसरे हैं मैमल्स, पक्षी और स्तनधारी। इनमें इनका विस्तृत अध्ययन किया गया है। तो पहले अपन पढ़ते हैं मोनोगेमी। मोनोगेमी ये सबसे सरलतम यूं कह सकते हैं ना मेटिंग समूह है, क्योंकि इसमें जंतुओं की संख्या सबसे कम रहती है। अब होती है 2, एक मेल और एक फीमेल, ये कहलाता है मोनोगेमस। एक मेल और फीमेल का जो लंबे समय तक जुड़ाव जो होता है वो क्या कहलाता है? मोनोगेमी कहलाता है। बिल्कुल सरल सी परिभाषा है इसकी। मोनोगेमी किसे कहेंगे? When there is a bonding between one male and one female। ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग है ये हो सकता है केवल एक प्रजनन काल के लिए हो, एक रिप्रोडक्टिव सीजन के लिए हो, क्योंकि एनिमल साल भर तो ब्रीडिंग करते नहीं सारे, सीजनल ब्रीडर्स होता है। तो एक प्रजनन काल के लिए भी बॉन्डिंग हो सकती है, या फिर ये बॉन्डिंग आजीवन यानी कि पूरे जिंदगी भर का भी बॉन्ड हो सकता है। ये मोनोगेमी को अपने को पढ़ना है अगले टॉपिक के रूप में, अगले लेक्चर के रूप में। अपन पढ़ रहे हैं मोनोगेमी। ये देखते हैं कि 90% ऑफ बर्ड्स और less than 4% ऑफ मैमल्स ये ट्रूली मोनोगेमस होते हैं, अर्थात इसमें
जो बॉन्डिंग होती है वो एक मेल और एक फीमेल के बीच में होती है। अब इसमें कंडीशन ये है कि मोनोगेमी में अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर दूसरा पार्टनर उसका सिलेक्शन हो जाता है। दूसरा, अगर मेल की डेथ होगी तो फीमेल दूसरे मेल के साथ मेटिंग कर लेगी और वाइस वर्सा। अब इसमें जंतुओं के उदाहरण है, ये सारे मंकीज हैं, गिब्बन, ये मोनोगैमस होता है। बाकी सारे अंग्यूलेट्स हैं, डिक-डिक, ये सारे हिरन की प्रजातियां हैं, डिक-डिक, ड्यूकर्स, स्टेनबॉक, ग्रेसबॉक, ये सारे अंग्यूलेट्स हैं, है ना। अंग्यूलेट्स आप समझते हैं, ये खुर वाले जंतु जो होते हैं उस कैटेगरी में आते हैं। सॉन्ग बर्ड्स, ये मोनोगैमस होते हैं। ईगल, बीवर्स, है ना, फॉक्सेस, कोयोट्स, ये सारे मांसाहारी जंतु हैं, जंगली। स्वान आप सब जानते हैं, ये पक्षी है, ये मोनोगैमस है। तो ये मोनोगैमस जंतुओं के उदाहरण हो गए, एक पॉइंट हुआ। दूसरा, मोनोगोमी को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है इन 3 आधारों पर। पहला आधार है द मेल पेरेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रजनन की क्रिया में और प्रजनन के बाद जो अंडे या बच्चे जिनको जन्म दिया गया मादा द्वारा, उसका नर जो है वो कितना उसके अंदर इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। यहाँ पे केवल गेमीट ट्रांसफर तक लिमिटेड नहीं है, गेमीट ट्रांसफर के बाद की केयरिंग जो होती है ना, वो केयरिंग भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है कि मेल का इन्वॉल्वमेंट कितना है, या तो फीमेल के बराबर है, या उससे कम है, या उससे ज्यादा है। ये सारी चीजें इसके अंदर कंसीडर की जाती हैं। ये वर्गीकरण का एक आधार है मोनोगेमी का। दूसरा आधार है एक्सटेंड मतलब फैलाव, किसका, टेरिटोरियलिटी, स्पेशल, यानी कि स्थान को लेके कि कितने एरिया को वो कवर करता है, मेल या फीमेल। तीसरा जो आधार है कि टेम्पोरल रिलेशनशिप कैसी है, यानी कि ब्रीडिंग सीजन में परस्पर मेल और फीमेल के संबंध किस प्रकार के हैं। तो ये 3 आधार हैं जिसपे अपन मोनोगेमी को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। मोनोगेमी के जो 3 कैटेगरीज हैं उनमें से पहली है बेस्ड ऑन मेल पेरेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 कैटेगरी में हो सकता है। फैकल्टेटिव मोनोगेमी, जिसके अंदर नर की जो भागीदारी है नवजात को संभालने और अंडों को संभालने की, वो फीमेल के कंपैरिजन में कम होती है। अब ये 2 बर्ड्स के एग्जाम है, बेबी स्वान और वुड डक, इस कैटेगरी में आ जाता है। दूसरी कैटेगरी है ऑब्लिगेट मोनोगेमी, जिसके अंदर नर की भागीदारी जो पेरेंटल केयर में होती है वो फीमेल के इक्वल होती है, बराबर होती है। और इसमें जो एग्जांपल्स हैं, पेलिकन्स, गीज, ये सारे जलीय पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी हैं, माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो इन पक्षियों में क्या होता है कि जो मेल होता है वो पेरेंटल केयर में फीमेल के बराबरी के साथ भाग लेता है। मींस फीमेल अगर कहीं पे खाना लेने चली गई तो मेल अंडों की देखभाल करेगा, या इस तरह से डिफेंस के अंदर और फूड कलेक्शन में सब चीजों में मेल की बराबर की भागीदारी होती है। थर्ड कैटेगरी है मोल मेल इन्वेस्टमेंट मोनोगेमी। इसके अंदर जो नर की भागीदारी है अंडे और नवजात की देखभाल में, वो फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ऐसे में केस में क्या होता है, फीमेल जो होती है वो ट्विंस को बर्थ देती है, 2 या 3 बच्चे एक साथ होते हैं। जैसे ये है एम्परर और गोल्डन लायन टैमरिंड्स, ये बंदरों के प्रकार हैं। तो इनके अंदर, ये ब्राजील में पाए जाते हैं वर्षावनों के अंदर। तो इनके अंदर जो मेल होता है वो बच्चों की देखभाल जो होता है वो फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से करता है। तो उसका इन्वेस्टमेंट टाइम का और सुरक्षात्मक दृष्टि से अधिक होता है फीमेल कंपैरिजन में। ये 3 कैटेगरी हो गई बेस्ड ऑन मेल पेरेंटल इन्वेस्टमेंट, कि मेल की अंडे और नवजात की सुरक्षा और उनके देखभाल में कितना टाइम और कितनी एनर्जी लगती है। सेकंड कैटेगरी है मोनोगेमी की बेस्ड ऑन टेरिटोरियलिटी। टेरिटोरियल मतलब अपना एरिया जिसमें वो मेल और फीमेल रहते हैं मोनोगेमस रूप में। तो एक तो होती है टेरिटोरियल मोनोगेमी। इसके अंदर क्या होता है, मोनोगेमस पेयर एक ही टेरिटरी शेयर करते हैं, अर्थात एक छोटा सा एरिया, उसके अंदर एक मेल और एक फीमेल पार्ट, अदरवाइज दूसरे से किसी को आना जाना अलाउड नहीं होता। जैसा कि गोल्डन लायन टैमरिंड्स, ये भी लंगूरों की प्रजाति है। ये सारे लंगूर, इंदिरी, गिब्बन, ये इसी कैटेगरी में आते हैं कि एक मेल और एक फीमेल होता है और एक छोटी सी टेरिटरी होती है। उस टेरिटरी को डिफाइन करता है, किसी दूसरे का आना जाना परमिट नहीं होता, अलाउड नहीं होता। एक है फीमेल डिफेंस मोनोगेमी। फीमेल डिफेंस मोनोगेमी कम देखी जाती है। इसके अंदर क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल को अपने साथ रखकर उसको फीमेल को डिफेंड करता है और टेरिटरी को डिफेंड वो नहीं करता। तो ये दूसरी कैटेगरी है बेस्ड ऑन टेरिटोरियलिटी। मोनोगेमी बेस्ड ऑन टेम्पोरल रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल। टेम्पोरल मतलब वही सीजनल, प्रजनन काल। एक तो होता है एनुअल या सीरियल मोनोगेमी, यानी कि मेल और फीमेल एक प्रजनन काल में
एक बॉन्डिंग कर लेते हैं अस्थायी रूप से, और फिर अगले प्रजनन काल में एक दूसरा मेल और फीमेल बॉन्डिंग कर लेता है। जब तक जिंदा है ये प्रक्रिया जारी रहती है। ये जो घरेलू चिड़ियां हैं जिनको अपन बोलते हैं स्मॉल पैसराइन बर्ड्स, ये इसी कैटेगरी में आती हैं। वार्बलर्स घोंसला बना के जो अंडे देती हैं घरों के आसपास, ये सब इसी कैटेगरी में आती है, कहलाती है एनुअल या सीरियल मोनोगेमी होती है। एक होती है परमानेंट या पेरिनियल मोनोगेमी। इसके अंदर मेल और फीमेल जो होते हैं वो आजीवन साथ ही रहते हैं, उनके अंदर सेपरेशन नहीं होता, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंगली वो मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते। इसके एग्जांपल्स हैं स्वान, ये गीज, ये जलीय पक्षी हैं, ईगल, साइबेरियन क्रेन्स, ये सारे जो है इसी कैटेगरी में आते हैं, परमानेंट या पेरिनियल मोनोगेमी की कैटेगरी में। इनके अंदर बॉन्डिंग जो होती है वो आजीवन होती है। अब मोनोगेमी के बाद में आ जाती है पॉलीगेमी। पॉलीगेमी दो प्रकार की होती है। एक होती है पॉलीगायनी, जिसके अंदर एक मेल दो या दो से अधिक फीमेल के साथ बॉन्डिंग करता है। एक होती है पॉलीएंड्री, जिसके अंदर एक फीमेल दो या दो से अधिक मेल के साथ बॉन्डिंग करती है। ये प्रकृति में थोड़ा सा कम देखा जाता है, ये प्रकृति में थोड़ा सा अधिक देखा जाता है पॉलीगायनी। ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं संक्षेप में। दूसरा है पॉलीगेमी। जैसा कि अपन ने देखा इसमें दो कैटेगरी है, एक है पॉलीगायनी, इसमें एक मेल और दो या दो से अधिक फीमेल का समूह रहता है। अब इसके भी सब टाइप्स हैं, जैसे एक रहता है हैरेम पॉलीगायनी। इसमें क्या होता है कि जो नर होता है वो अपने बल से, अपनी शक्ति से पूरे ग्रुप पर अपना आधिपत्य कर लेता है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट मेल होता है। ऐसी बात नहीं कि इसकी जिम्मेदारियां नहीं होती, समूह में इसकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। सबसे पहले खतरा आता है तो यही उनसे जो है दो चार होता है ना। तो ये कहलाता है अल्फा मेल। अल्फा मेल को प्रायोरिटी दी जाती है खाने पीने के लिए, रहने के लिए, मेट्स के लिए और दूसरे संसाधनों के लिए। और इसी ग्रुप का अगर एक और मेल है, लेकिन अगर वो पूरे ग्रुप में सबसे लोअर कैटेगरी का है, शक्ति में, बल में, संसाधनों में उसको सबसे कम प्रायोरिटी दी जाती, तो वो कहलाता है ओमेगा मेल। तो आपको दो टर्म्स याद होने चाहिए, अल्फा मेल एक होता है ओमेगा मेल। अल्फा मेल होता है सबसे डोमिनेंट, ओमेगा मेल होता है सबसे वीक। और इस प्रकार का जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप कहलाता है हैरेम। ठीक है, ये क्या कहलाता है? हैरेम। तो ये अल्फा मेल को सारी प्रायोरिटी मिल जाएंगी, चाहे वो मीटिंग की हो, चाहे वो दूसरे रिसोर्सेस की हो। इसमें टिपिकल एग्जांपल है सील, ये समुद्री विशालका है जो स्तनधारियों का समूह है। सील्स, लायंस, मोस्ट ऑफ द डियर, हिरन और ये एंटीलोप, चिंकारे वगैरह, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। एक और कैटेगरी है पॉलीगायनी, इसको हम बोलते हैं लेक फॉर्मेशन। अब इस लेक फॉर्मेशन को आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझने का प्रयास करें। एक समूह है जिसके अंदर टोटल मेल्स हैं। ये मेल्स की अपनी खुद की टेरिटरी है। एक छोटा लेक है, एक छोटा लेक है और एक लार्ज साइट है, पूरा बड़ा गोला है, ये दिखा रहा है लार्ज साइज साइट फॉर लेक्स। एक बड़ा जो एरिया है, बड़ा क्षेत्रफल है, उसके अंदर बहुत सारे मेल आवास कर रहे हैं और हर मेल का अपना एक टेरिटरी है। उस टेरिटरी से बाहर वो खदाई जाता है और इस टेरिटरी में जो फीमेल होती हैं वो नियमित रूप से आती हैं और एक पर्टिकुलर मेल के साथ मेटिंग करती हैं और फिर वो वहां से निकल लेती हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक मेल है और दो या दो से अधिक जो है वो फीमेल उसके साथ मेटिंग कर रही है मेल के साथ में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है लेक फॉर्मेशन। जो टिपिकल एग्जांपल है लेक फॉर्मेशन के वो है सेज ग्राउस, ये एक चिड़िया है। इंसेक्ट्स, कीटों के अंदर और मछलियों में भी इस प्रकार का जो है बॉन्डिंग वो देखा गया है। पॉलीगेमी में जो दूसरी कैटेगरी वो है पॉलीएंड्री, जिसके अंदर एक फीमेल बॉन्ड करती है दो या दो से अधिक मेल्स के साथ। इसके जो दो टाइप्स हैं वो है टेरिटोरियल पॉलीएंड्री, जिसके अंदर एक फीमेल एक पर्टिकुलर एरिया पर अपना आधिपत्य रखती है। जो मेल्स होते हैं वो नियमित रूप से इस टेरिटरी को विजिट करते हैं, मीटिंग होती है और ये प्रक्रिया जारी रहती है। ये बर्ड एक टिपिकल बर्ड है जकाना, उसके अंदर ये देखा गया है। और इस प्रकार की कई बर्ड्स होती हैं जिनके अंदर फीमेल की कोई अपनी विशिष्ट टेरिटरी नहीं होती, न वो किसी टेरिटरी को डिपेंड करती है और मेल जो होते हैं कई मेल के साथ में उसका संबंध होता है। तो फीमेल जो होती है नियमित रूप से अपने मेल पार्टनर को चेंज करती रहती है और एक विशिष्ट टेरिटरी को डिपेंड नहीं करती। तो ये बहुत कॉमन है बर्ड्स के अंदर, पक्षियों। और थर्ड और लास्ट जो कैटेगरी है वो है प्रोमिस्क्यूटी। प्रोमिस्क्यूटी का मतलब ये है कि मेल और फीमेल के बीच में कोई परमानेंट बॉन्डिंग किसी तरह की नहीं होती, न वो किसी टेरिटरी को डिपेंड करते, ठीक है, लेकिन कई पार्टनर के साथ वो मेटिंग कर सकते हैं।
इसके जो टिपिकल उदाहरण है वो है विल्ड बीस्ट, एक जंगली भैंसा टाइप का एक एनिमल है जो अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। बियर्स, भालू, चिंपैंजीज, रोडेंट्स जिसके अंदर चूहे, गिलहरी वगैरह सब आ जाते हैं, है ना। फ्रॉग्स और फिशेस उनके अंदर भी है। तो प्रोमिस्क्यूटी में कोई एरिया स्पष्ट नहीं होता, कोई मेल और कोई फीमेल पार्टनर स्पष्ट नहीं होता, ये अस्थायी बॉन्डिंग होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई अफेक्शन नहीं देखा जाता, ये कहलाती है प्रोमिस्क्यूटी। ठीक है।